आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से बस कुछ ही देर के बाद शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 5 जगहों पर जो आज चुनाव होने हैं, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2.5 घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4:30 बजे का वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है और आज ही आपको पता चल जाएगा कि इन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आखिर किन तारीखों में चुनाव है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं विज्ञान भवन से। मेरे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर। निश्चित तौर पर अखिलेश, बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि कब जो है अधिसूचना जारी होगी, कब आचार संहिता लगेगी। तो आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी उसके बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने का मतलब साफ हो जाएगा कि अभी तक जो प्रशासन है, यानी कि जो 5 राज्यों, जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, उनका जो प्रशासन है वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अधीन आ जाएगा और फिर जो भी जो है अनुमति देनी होगी या जो भी जो है वहां पर गतिविधियां होंगी वो चुनाव आयोग की निगरानी में होंगी। इस वजह से भी इसका इंतजार हो रहा था। इसके राजनीतिक मायने तो अभी आप जो चर्चा लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज 4:30 बजे देखना यह दिलचस्प होगा कि जो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु, आसाम हो, कितने चरणों में चुनाव होता है। क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते से जो ये चुनाव शुरू होंगे, मतदान शुरू होगा और मई के पहले हफ्ते आते आते चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, यानी कि नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इसके हिसाब से तो मई के पहले हफ्ते में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इन जो 5 राज्यों में, जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदर्श। अब अंकित, ये सब कुछ पता चल जाएगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा अब आदर्श झा का रुख कर लेते हैं। आदर्श लगातार हमारे दर्शकों को विस्तार से ये बता रहे हैं कि आखिर इन चुनाव के क्या मायने मतलब हैं। आदर्श, क्या नजर आ रही इस वक्त स्थिति, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में? अखिलेश, देखिए, आज की अगर बात करें, आज तो सबको इंतजार है कि जब चुनाव आयोग के अधिकारी बैठेंगे तो वो किस तरीके से घोषणा करेंगे। लेकिन इस बीच, इसके पहले पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा, मंच से बार बार दम दिखाने की बात होती रही कि इसमें किसका दम, कितना दम है, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। टीएमसी ममता के दम पर अपने आप को आगे बता रही है। 2 बार ममता बनर्जी ने वहां पर सरकार बनाई और तीसरी बार भी दावा ठोक रही है सरकार बनाने का। और बीजेपी 2014 के बाद से ही जितने चुनावों में उतरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उतरी है। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी जीती है और इसीलिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। और बीजेपी जहां एक मुट्ठी चावल के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं ममता बनर्जी मां की रसोई के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश में है। टीएमसी में देखिए, गली गली संपर्क अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है और बीजेपी के देश भर के जितने बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबका पश्चिम बंगाल आना जाना जारी है। आज से नहीं, काफी पहले से बाकायदा ड्यूटी तक लगाई गई कि जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ना है। एक इमोशनल क्वेश्चन भी देख लीजिए, ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बता रही हैं और चाह रही है कि इसके जरिए वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन बीजेपी सोनार बांग्ला का सपना दिखा रही है कि जैसे ही हमें मौका मिला, हम बंगाल की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अखिलेश, शुक्रिया आदर्श आपका, बहुत ही तफसील से आपने ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। वैसे आज स्मृति ईरानी 24 साउथ परगना में थी। स्मृति ईरानी से एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने खास बातचीत की है, सुनिए आप। नेताओं की बात करें या फिर क्रिकेट की हस्तियों की बात करें, सिनेमा जगत की हस्तियों की बात करें, ज्वाइन कर रहे हैं। अंतिम समय में इस तरीके की जो ज्वाइनिंग हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? दोनों तरफ से ज्वाइनिंग हो रही है। मुझे लगता है कि हवा का रुख जो बदल रहा है, जनता की जो मांग उठ रही है कि इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए, निश्चित रूप से जनता की उस मांग को देखते हुए, निश्चित रूप से उस रुख को देखते हुए कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर एक सशक्त राष्ट्र और एक सुदृढ़ बंगाल की ओर अपना योगदान दे पाएंगे और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर अगर बात करें तो नड्डा जी ने एक और चीज़ कोट की थी कि जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो पहले के समय में बहुत ज़्यादा थी और इस समय में बहुत कम हो रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। आपने अपनी तरफ से जब कभी कोशिश की तो क्या यहाँ पर वो रिस्पांस मिल पाता है? पश्चिम भी सर्टिफाइड सीड्स जो हमारे जूट के फार्मर हैं, किसान हैं, उनके बीच में वितरण कर रहा है अगर कोई, तो भारत सरकार की एजेंसीज कर रही है। मुझे आज भी याद है, आज से 3 साल पहले पश्चिम बंगाल की सरकार में और विशेषतः कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि को हमने आमंत्रित किया था, ये निवेदन किया था कि आप आएँ और पश्चिम बंगाल में जो जूट के किसान हैं उनकी सेवा में कम से कम सर्टिफाइड सीड दें ताकि उनकी उपज बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के उस प्रतिनिधि ने समर्थन करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात
भारत सरकार की एजेंसीज ने, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल जूट बोर्ड ने मिलके पिछले 3 वर्षों में सर्टिफाइड सीड्स बांटने का पश्चिम बंगाल के किसानों के मध्य में काम किया है। अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कल कलकत्ता में थे और हम उनके सभाओं में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है, वो सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा उन्होंने कोट किया था। आप एक महिला हैं, क्या देखती हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी इस तरीके की चीज़ें? वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि देश के हर जिले में बने। देश भर की सरकारों ने प्रदेश में अपने इस सेंटर को बनाने में अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री के आह्वान को स्वीकार किया ताकि उस सेंटर के माध्यम से जिले में अगर महिला प्रताड़ित होती है तो पुलिस, डॉक्टर और वकील की सहायता उसे एक ही उस सेंटर में प्राप्त हो सकती है। मात्र पश्चिम बंगाल की सरकार है जो ऐसी स्कीमों को लागू करने से इनकार करती है। महिला के, चाहे वो पोषण की बात हो, महिला की सुरक्षा की बात हो, पश्चिम बंगाल की सरकार विशेषता ममता दी क्यों सामान्य गरीब महिला को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है? आज यही प्रश्न पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है। और इस बड़ी कवरेज में नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से, और मनोगिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अब कोलकाता से। जरा मैं आपको मनोगिया के पास ही लिए चलता हूं। मनोगिया, आप वहां ग्राउंड जीरो पर जा रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं, नेताओं से बात कर रही हैं। क्या वाकई में वही स्थिति है? बाइपोलर ही चुनाव है, बीजेपी और टीएमसी ही फाइट में है, सीपीएम और कांग्रेस है ही नहीं कहीं? ये कहना गलत होगा कि कोई भी नहीं है दूसरा प्लेयर, लेकिन हाँ, जो लड़ाई है वो सीधी टक्कर टीएमसी बनाम बीजेपी है। लेकिन 2011 में भी यही हुआ था, जहां सीधा वाम मोर्चा बनाम तृणमूल कांग्रेस था। लेकिन वो चुनाव का एक ही एजेंडा था कि एक वाम मोर्चा को हटाना है, भले ही किसी को भी लाना हो। और उस समय ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता थी जो पिछले 7 सालों से लगातार आंदोलन कर रही थी सामने आकर। लेकिन उसके पहले 2011 में एक और अंतर था और 2021 में बीजेपी उस समय ममता बनर्जी के साथ थी, अब बीजेपी ही उनके खिलाफ है। और ये बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि उस समय की बीजेपी और आज की बीजेपी में उतना ही अंतर है जितना लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की डुओ की बीजेपी में है। और बात सिर्फ यहाँ पर आंकड़ों की नहीं है या नंबर गेम की नहीं है, बात यह है कि कौन से नेता का कितना बड़ा कद है, कितना बड़ा पद है। और उसके साथ लड़ाई भी हो रही है इस बार, जहां बड़े बड़े नेता लगातार आ रहे हैं बंगाल में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर 2016 का भी चुनाव था तो उस समय कोई बड़े नेता को नहीं देखा गया था लगातार कैंपेन करते हुए। इस बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने किया मनोगिया। हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़े हुए हैं और आदर्श सिंह भी पश्चिम बंगाल से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर चुनाव कब होंगे? चुनावी रणभेरी बजने वाली है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ नीरज पांडे भी लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। नीरज, एक बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल में जो नजर आ रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव वहां चेहरों के बीच है? एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। नहीं, लेकिन कई राज्यों में नीरज हमने देखा जहां बीजेपी ने अपना चेहरा नहीं दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सामने रखकर चुनाव लड़ती रही है बीजेपी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो रहेंगे ही, चाहे जहां मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी दिया वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े चेहरे के रूप में भाजपा की तरफ से रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो आज इस बंगाल की जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं। मुद्दे कौन से उठाए हैं उस पर एक बार बहुत विस्तार से देखना जरूरी है। मुद्दे उठाए भ्रष्टाचार का, मुद्दे उठाए हैं वहाँ पर कि कैसे मारकाट हो रही। बंगाल जिसने इस देश को एक दिशा दी, बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, राजा राम मोहन राय रहे, ये सब वो लोग, वो लेजेंडरी है जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। उस बंगाल में लगातार आगे भी आपसे नीरज बात होगी। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकित, आपका भी धन्यवाद। मेरे सहयोगी आदर्श झा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और दर्शकों तक सारी जानकारी आंकड़ों की जुबानी पहुंचा रहे थे। आदर्श, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।